तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद पांडव लेण्या गुफाओं की। ये कोई मामूली गुफाएं नहीं हैं, बल्कि ये चट्टानों में उकेरी गई पहेलियों का एक पूरा जखीरा है। चलिए इनकी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये देखिए, त्रिरश्मि पहाड़ियों पर शानदार तरीके से बनी ये 24 गुफाएं। और जानते हैं ये कब बनी? लगभग 2000 साल पहले, और वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़े से, मतलब पूरी की पूरी ठोस चट्टान को तराश कर। ये वाकई में हमारे प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और कला का एक जीता जागता सबूत है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये गुफाएं ये हमें बताना क्या चाहती हैं? क्या ये सिर्फ कला का एक खूबसूरत नमूना है, या इनके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ मतलब भी है? चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की, क्योंकि अक्सर नाम में ही कहानी का पहला सुराग छिपा होता है ना? तो लोकल लोग, मतलब स्थानीय तौर पर, इन गुफाओं को पांडव लेणी कहते हैं, यानी पांडवों की गुफाएं। हाँ, तो कहानी कुछ यूं है कि महाभारत के जो हीरो थे पांडव, उन्होंने अपने वनवास के दौरान इन्हीं गुफाओं में पनाह ली थी। अब ये कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये इन पुरानी इमारतों को सीधे हमारे सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से जोड़ देती है, और इसी वजह से इनका एक अलग ही पौराणिक महत्व बन जाता है। लेकिन क्या यही असली कहानी है? क्या सच में पांडवों ने ये गुफाएं बनाई थी? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो कहानियां हम सुनते हैं उनके पीछे एक और ऐतिहासिक कहानी छुपी होती है। और यहाँ तो, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये पत्थर खुद कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तो चलिए अब सबूतों पर नजर डालते हैं। कहानियों से हटकर इन गुफाओं की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ पुराने शिलालेख। और ये शिलालेख एक बिल्कुल ही अलग, और सच कहूं तो कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानी हमारे सामने रखते हैं। और ये रहा पहला बड़ा खुलासा। पांडवों वाली कहानी के बावजूद शिलालेख साफ साफ बताते हैं कि ये जगह असल में बौद्ध भिक्षुओं और जैन भक्तों के लिए बनाई गई एक बहुत बड़ी जगह थी। मतलब ये कोई हिंदू स्थल नहीं था, बल्कि एक बौद्ध विहार और जैनियों के लिए पनाहगाह थी। और इसे बनवाया किसने? व्यापारियों और उस वक्त के राजाओं ने दान देकर। और जो बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वो है इसे बनाने में लगा समय। देखिए, ये गुफाएं कोई एक बार में नहीं बन गईं। इनको बनाने में लगभग 300 से 400 साल लगे, और वो भी अलग अलग राजाओं के दौर में। सबसे पुरानी गुफा बनी सातवाहन राजा के टाइम में, फिर बीच में पश्चिमी क्षत्रपों ने कुछ गुफाएं बनवाई, और फिर सत्ता वापस सातवाहनों के पास आई और उन्होंने और गुफाएं बनवाई। तो ये एक तरह से एक लगातार चलने वाला एक डेवलपिंग प्रोजेक्ट था। अब ये मामला सिर्फ धर्म और दान का नहीं था। इन गुफाओं के बनने के पीछे एक जबरदस्त सियासी ड्रामा भी चल रहा था। उस वक्त की दो बड़ी ताकतों, सातवाहन और पश्चिमी क्षत्रप, के बीच एक पावर स्ट्रगल चल रहा था। और ये गुफाएं ये कला और आर्किटेक्चर के जरिए अपनी ताकत दिखाने की एक लड़ाई थी। तो देखिए, एक तरफ थे शक मूल के पश्चिमी क्षत्रप, इनके राजा नहपान ने बनवाई गुफा नंबर 10, और दूसरी तरफ थे हमारे देसी राजवंश सातवाहन, इनके महान राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षत्रपों को हरा दिया, और फिर उनकी मां ने ठीक उसी के बगल में गुफा नंबर 3 बनवा दी। सोचिए, ये एक तरह से आर्किटेक्चर के जरिए दिया गया एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। और इसका सबूत भी वहीं मौजूद है। गुफा नंबर 3 में गौतमीपुत्र की मां रानी गौतमी बालेश्वरी का एक शिलालेख मिलता है। और वो क्या लिखवाती हैं? वो अपने बेटे की तारीफ में लिखवाती हैं कि उसने शकों, यवनों और पल्लवों का नाश किया, खकरात वंश को जड़ से उखाड़ फेंका, और सातवाहन परिवार के गौरव को फिर से स्थापित किया। मतलब साफ साफ पत्थर पे लिखवा दिया गया कि हमने अपने दुश्मनों को हरा दिया है। ये उस जमाने की दुश्मनी का एक सीधा और बहुत पावरफुल सबूत है। अच्छा, इन गुफाओं में ना 2 तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ज्यादातर गुफाएं हैं विहार। विहार मतलब सीधे साधे शब्दों में बौद्ध मठ। इनमें छोटे छोटे कमरे होते थे जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअल सेंटर थे। और दूसरा स्ट्रक्चर है चैत्य। पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही चैत्य है, गुफा नंबर 18। ये एक बड़ा सा प्रेयर हॉल जैसा था, जिसके आखिर में एक स्तूप बना होता था। यहाँ सब लोग मिलकर पूजा पाठ और दूसरे कार्यक्रम करते थे। अब कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। ये गुफाएं सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं थीं।
ये उस जमाने के एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थीं। एक ऐसा चौराहा जहां दुनिया भर से व्यापार और नए नए विचार आकर मिलते थे। एक उदाहरण देता हूं। गुफा नंबर 17 में एक शिलालेख है। इसमें इंद्रटनी दत्त नाम के एक आदमी के दान का जिक्र है। और पता है वो अपने बारे में क्या लिखता है? वो खुद को यवन बताता है। यवन, ये शब्द उस समय इंडो ग्रीक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो सोचिए, हमारे पास एक ग्रीक मूल के आदमी का पक्का सबूत है जो भारत के इस हिस्से में एक बौद्ध मठ को दान दे रहा था। ये उस जमाने के जबरदस्त कल्चरल एक्सचेंज की एक शानदार मिसाल है। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि आज की दुनिया में इन गुफाओं का क्या महत्व है और ये अपनी विरासत के बारे में हमें क्या सिखाती हैं। आज की तारीख में पांडवलेनिया एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर हम 2013 से 2018 के आंकड़ों को देखें तो यहां आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या और इससे होने वाली कमाई दोनों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि लोगों में इस जगह को लेकर दिलचस्पी कितनी बढ़ रही है और इसका आर्थिक महत्व भी कितना है। अंदाजा लगाइए, 2013 से 2018 के बीच एक साल में यहाँ पर 2.5 लाख से भी ज्यादा, मतलब 2,63,000 से ज्यादा घरेलू टूरिस्ट आए। ये नंबर दिखाता है कि हमारे इतिहास और विरासत में लोगों की दिलचस्पी कितनी गहरी और लगातार बनी हुई है। तो आज पांडवलेनिया की अहमियत कई वजहों से है। सबसे पहले तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मतलब ये एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसे सहेज कर रखा गया है। इसके अलावा ये सरकार के प्रस्तावित बौद्ध सर्किट का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और हाँ, जो लोग ट्रैकिंग या नेचर वॉक पसंद करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत पॉपुलर जगह है। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं। पांडवलेनिया की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक ही जगह की दो कहानियां हो सकती हैं। एक जो हम सुनते सुनाते हैं और दूसरी जो इतिहास पत्थरों पर लिखता है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि जब हम किसी जगह की सुनी सुनाई कहानियों के बजाय उसके असली लिखे हुए इतिहास को सुनते हैं तो उस जगह की पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। और ये दोनों ही कहानियां हमारी साझी विरासत के बारे में हमें क्या सिखाती हैं।